आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे भारत का जो सबसे बड़ा संकट जो है वो है एनपीके का बदलता रेशियो। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनपीके क्या है, एनपीके के साथ साथ उसका रेशियो क्या है, नैनो यूरिया क्या होती है, नीम कोटेड यूरिया क्या होती है, यूरिया गोल्ड क्या है, पीएम परिणाम योजना क्या है, यूरिया सब्सिडी को कैसे कम कर रहे हैं, आज भी यूरिया सब्सिडी 2 नंबर पर है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि बदलता नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो है वो किसान के लिए, फसल के लिए और देश के लोगों के लिए, सभी के लिए घातक है। क्योंकि अगर यूरिया मतलब नाइट्रोजन ज्यादा हुआ तो पौधा जो है उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका तना मजबूत नहीं होगा, ना ही जड़ें मजबूत होंगी, और इससे जो है वो दोस्तों नेगेटिव इंपैक्ट जो है मृदा स्वास्थ्य पे आएगा, कृषि के ऊपर जो है नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और ये जो है वो दोस्तों जो है वो आप बहुत बड़ा संकट है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एनपीके का जो रेशियो होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होना चाहिए वो 4:2:1 होना चाहिए। पर ये रेशो अगर आप जब देखेंगे 2009 में ये रेशो ठीक था, जब 4 3.2 और 1.6 के पास था, मतलब ठीक था, ज्यादा बिगड़ा हुआ रेशो नहीं था। लेकिन ये रेशियो कब बिगड़ा? ये रेशियो 2019-20 के आसपास जो है वो होता है 7, 2.8 और 1 का रेशियो, और अब ये रेशियो बदलकर चला जाता है नाइट्रोजन 10.9 और जो है वो दोस्तों फास्फोरस 4.1 और पोटेशियम जो है वो दोस्तों आपका 1। मतलब हम बहुत ज़्यादा यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए जो है वो दोस्तों सबसे बड़ी जो है वो समस्या होने वाली है। ये आप लोग जो है वो जरूरी याद रखना। क्या प्रभाव पड़ता है जी सर इस रेशियो के बढ़ने से? जनरली क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चर्चा करेंगे हम आज। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नाइट्रोजन का रेशो 11 के आसपास चला गया और आपका जो फास्फोरस जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 4.1 आ गया और पोटेशियम 1 ही है, तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से हमारी जो मृदा है, क्या एनपीके का जो गलत रेशियो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? एनपीके से जो आपका असंतुलित जो एनपीके है, असंतुलित जो अनुपात है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे यहाँ आज के दिन ये रेशो लगभग 10.9 मतलब 11, 4 और 1 के पास चला गया है। 11, 4 और 1 के पास चला गया है। 10.9, 4 पॉइंट जो है वो दोस्तों आपका लगभग 1 और 1 के पास चला गया है। ये रेशो हमारे लिए संकट है, क्योंकि ज़्यादा यूरिया के उपयोग से मृदा की अम्लता बढ़ेगी। यूरिया के अधिक उपयोग से, यूरिया के अधिक उपयोग से जो है वो दोस्तों जो क्या होगा, अधिक उपयोग से अम्ल, ये जो है वो अम्लता जो है वो दोस्तों बढ़ेगी, अम्लता जो है वो बढ़ेगी, याद रखना। उसके अलावा अम्लता जो है वो बढ़ेगी, ये चीज़ जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आपके, वो जो है वो आपके यहाँ पे खतरे में चले जाएंगे, वो समाप्ति हो जाएंगे। मतलब मिट्टी के अंदर जो कीट और बैक्टीरिया हैं, उन सूक्ष्म जीवों का नाश होगा। सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी के अंदर, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कीट हैं, जो बैक्टीरिया हैं, है ना, ये जो है वो मैं कह रहा हूँ आपका, अगर आप कैंचुआ भी देख लो भले, चाहे बैक्टीरिया हैं, इन सब का जो है वो दोस्तों जो इनमें कमी आएगी, इनमें जो है वो कमी आएगी, ये जो है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे फसल की जो है वो हाइट तो बढ़ेगी, नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा होने से, नाइट्रोजन की अधिकता से पौधा लंबा तो होगा, पौधा लंबा तो होगा, लेकिन तना एवं जड़ जो है वो दोस्तों जो क्या होगी, कमजोर होंगी। तना एवं जड़ जो है वो क्या होगी, कमजोर होगी। क्या करें भाई, इसके लिए करेंगे भी चर्चा। संतुलित अनुपात होना चाहिए। उसके साथ साथ इसकी वजह से अगर आपके यहाँ पर पोटेशियम और जो है वो दोस्तों फास्फोरस और पोटेशियम दोनों अगर कम हैं, इस कंडीशन में पौधे की जो है वो इम्यूनिटी कमजोर होगी, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या होगी, कम होगी। थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो है वो कम होगी। उसके साथ साथ अनाज की गुणवत्ता में कमी आएगी, अनाज की गुणवत्ता में जो है वो दोस्तों जो है वो क्या आएगी, कमी आएगी भाई, गुणवत्ता में जो है वो कमी आएगी। ये भी आप लोग जो है वो ज़रूर याद रखें, अनाज की गुणवत्ता में जो कमी आएगी। और उसके साथ साथ
जल प्रदूषण का भी पूरा खतरा रहेगा। नाइट्रोजन ज़्यादा होगा और वाटर रिसोर्सेज में आपके यहाँ नाइट्रोजन जाएगा तो वो भी अपने आप में खतरा है। तो सर इसके लिए सरकार क्या कर रही है, करेंगे चर्चा। जनरली चाहिए क्यों होता है, ये जो आपका फास्फोरस और पोटेशियम है ये प्रारंभ में चाहिए होता है, हमेशा याद रखना। जुताई के टाइम में जो है वो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसकी भी खाद आती है, केवल यूरिया नहीं आती, डीएपी का भी कट्टा आता है, डाई अमोनियम फास्फेट भी आपने सुना होगा। ये स्पेशली ज़रूरी है जुताई के टाइम, जुताई के टाइम, क्योंकि इससे जो है वो दोस्तों जो जड़ एवं तना मजबूत होता है। और ये जरूरी है दोस्तों, आपके यहाँ पर नाइट्रोजन जरूरी है लंबाई के लिए और अधिक उत्पादन के लिए, लंबाई तथा अधिक उत्पादन के लिए। तो ये हमें मध्यकाल में देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर तो जो है वो ये रेशो बिगड़ा हुआ है। तो अब हम चर्चा करेंगे आज, ऐसे टॉपिक भी कवर तो करने ना तुम लोगों को, कईयों की जल्दीबाजी तो नहीं है। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ से भी आने की पूरी संभावना रहती है। और अब हम लोग जो चर्चा करते हैं स्पेशली आपके यहाँ पर, और अब हम चर्चा जो है वो करेंगे आपके यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर, नीम कोटेड यूरिया के बारे में। नीम कोटेड यूरिया के साथ साथ ये ज़रूर याद कर लेना, पीएसआई का रिवीजन बैच चल रहा है, एक डेडिकेटेड रिवीजन बैच जिसमें केवल पीएसआई की बात हो रही है और पीएसआई के विद्यार्थियों को पूरा रिवीजन करवाया जा रहा है। तो हमने कमिटमेंट किया है तो पूरा ही कवर करवाएंगे, इसलिए अब मॉडर्न हिस्ट्री और आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रिवीजन चल रहा है। जनरल साइंस, एंशेंट और मिडाइवल पूरा हो चुका है, और अगली क्लास जब आप देखेंगे तब तक ये 2 सब्जेक्ट भी पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। इकोनॉमी में आप लोगों को जो साथ के साथ जो है वो कवर करवा ही रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले नीम कोटेड यूरिया क्या है। नीम कोटेड यूरिया हमने क्यों बनाई, हमारी सरकार ने 2015 के अंदर नीम कोटेड यूरिया को हमने अनिवार्य किया। क्या है भाई नीम कोटेड यूरिया? नीम कोटेड यूरिया का मतलब है जो यूरिया का जो हमारा जो दाने हैं ना, उसके ऊपर नीम के जो तेल है ना, उसका हम लेपन कर रहे हैं। उसका कारण क्या होगा, एक तो सब्सिडाइज यूरिया और जो आपकी गैर सब्सिडी वाली यूरिया है, उन दोनों में फर्क हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या तो लूट, लीकेज और लॉस की थी। अगर आप देखोगे तो स्पेशली आप यूरिया सब्सिडी, जिसमें सरकार जो है वो दोस्तों यूरिया का कट्टा जो 2200-2400 के आसपास का पड़ता है, वो किसान को 250-300 के आसपास जो उपलब्ध 250 के आसपास उपलब्ध करवाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये थी ना कि जो यूरिया है वो खेत के लिए थी, लेकिन बिचौलियों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से वो कहाँ फैक्ट्री में काम आ रही थी, इंडस्ट्रियल उपयोग हो रहा था, और तो और ट्रैफिकिंग के माध्यम से ये बांग्लादेश तक पहुंच रही थी उस जमाने के अंदर। तो लूट, लीकेज और लॉस इस लेवल का था। तो उसे कम करने के लिए 2015 में हमने नीम कोटेड यूरिया स्टार्ट की। मतलब हमारी जो भी यूरिया सब्सिडाइज यूरिया है, जो सब्सिडी के तहत दी जाती है, वो नीम कोटेड होगी। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो वो यूरिया आपकी इंडस्ट्रियल यूरिया से अलग होगी, पहला फायदा। दूसरा, नीम का लेपन होने की वजह से जो है वो दोस्तों वो काफ़ी टाइम तक जो है वो मृदा में सस्टेन कर पाएगी, उसे जो है वो टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा नीम कोटेड यूरिया को। और उसका एक अपने आप में जो है वो दोस्तों जो है नाइट्रोजन को धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे खाद की जो है वो बर्बादी नहीं होती। नीम की जो है वो परत होती है जो एक तरीके से कीटनाशक का काम भी करती है, फसल पर जो कीट का हमला होता है उसको भी रोकती है, और औद्योगिक उपयोग हो नहीं सकता। तो 2015 से हमने क्या स्टार्ट की, नीम कोटेड यूरिया। इसको आप जरूर याद रखना। पहली चीज समझ में आ गई, हमारी यूरिया नीति 2015 के तहत हमने 2015 के अंदर लगभग जो है वो दोस्तों हमने नीम कोटेड यूरिया अपना ली। उसके बाद में हमने अपनाया दोस्तों नैनो यूरिया। इसके ऊपर अभी हम जो है वो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, इफ़को ने अभी बनाया है। नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया मतलब जो काम 50 किलो 45 किलो के कट्टे में हो रहा है, 45 किलो की जो यूरिया की जो बोरी है उसमें हो रहा है, वो काम केवल 500 मिलीलीटर की एक बोतल का स्प्रे करने से हो सकता है। क्योंकि यूरिया जो है वो दोस्तों जहां तक पत्तियों तक पहुंचती है उससे बढ़िया उसका जो लिक्विड है नैनो यूरिया जो है वो डायरेक्ट पत्तियों पे जाती है, और उसी का जो है वो उतना ही लाभ मिलता है। और ये बहुत अच्छा है। सामान्य दानेदार यूरिया का केवल 30 से 40% हिस्सा ही पौधों को मिल पाता है, बाकी बर्बाद हो जाता है। इसके विपरीत इफ़को ने ये कहा है कि नैनो यूरिया की जो प्रभावशीलता है वो 80% के आसपास है। इसे मिट्टी में नहीं डाला जाता बल्कि पानी में मिलाकर पत्तों पर
इसका छिड़काव किया जाता है, ये नैनो यूरिया है। अब हम फोकस कर रहे हैं कि अब हम नैनो यूरिया को जो है वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँचाएं, क्योंकि नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या है भाई? नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो आपके यहाँ सिलेबस में श्याम सर और आपको कवर करवाते हैं ना, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो याद करना वो। तो 500 मिलीमीटर की जो आपकी बोतल है उससे जो है वो काम चल जाता है। यूरिया गोल्ड क्या है? फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट और लेकर आए, यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड का जो दोस्तों जो है वो कट्टा है, उसके अंदर हम जो यूरिया होती है उसको सल्फर से उसके ऊपर लेपन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये आपका जो है वो यूरिया गोल्ड जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है, जिसमें सल्फर को जो है वो हम यूरिया के ऊपर लगा देते हैं। यह आप लोगों की यूरिया गोल्ड होती है, जिसमें 37% नाइट्रोजन और 17% जो है वो दोस्तों जो सल्फर होता है। देखो 37% नाइट्रोजन और आपका जो है वो 17% जो क्या होता है, सल्फर होता है। ये कट्टा इसीलिए दिखाया गया, पूछ ले आपको कल को। इसका कट्टा 40 किलो का ही आता है। सरकार ने इसके कट्टे की जो है वो 40 किलो ही कर रखा है, बोरी का वजन जो है 40 किलो तय कर रखा है, क्योंकि 45 किलो के बराबर ये 40 किलो काम कर जाता है। क्यों हमने किया? एक तो सल्फर की भी आपूर्ति हो जाए, एक तो जो है वो सल्फर की भी आपूर्ति हो जाए मृदा के अंदर, और उसके साथ साथ आपका जो यूरिया है वो धीरे 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 उसका जब उत्सर्जन होगा तो धीरे धीरे वो काम आएगी, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये जो है वो बहुत अच्छा है। तो सल्फर वाला काम भी ठीक है, जनरली तिलहन की फसल के लिए जो अच्छा है। तो हमने पढ़ा यूरिया गोल्ड क्या है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई है, जिसके अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो सामान्य यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसमें यूरिया गोल्ड में 37% नाइट्रोजन और 17% हम सल्फर लेते हैं। 17% हम लोग सल्फर लेते हैं। धीमी गति से पोषण, सल्फर की परत जब यूरिया के चारों तरफ होती है तो ऐसे एक साथ ही नहीं कि यूरिया डाली रातों रात खत्म, एक झिल्ली बन जाती है जो नाइट्रोजन का जो आपका रिलीज होता है उसको स्लो कर देती है। धीरे धीरे पौधे को धीरे धीरे उसका पोषण मिलता है, जिससे बार बार खाद डालने की जरूरत नहीं होती। सल्फर कोटिंग होने की वजह से नाइट्रोजन की रिलीज तो धीरे धीरे होती है, उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर सल्फर की भी जो है वो आपूर्ति हो जाती है। तो तीनों समझ में आई? क्या क्या चीज थी आपके यहाँ पे? नीम कोटेड यूरिया, उसके बाद में हम लोग जो कहाँ जा रहे हैं, आपके जो है वो नैनो यूरिया और जो है सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि देखो भाई, सबसे ज़्यादा जो खाद्य सब्सिडी पे पैसा खर्च होता है, फिर उर्वरक सब्सिडी पे खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर केवल यूरिया पर ही बात की, यूरिया का ही जो कट्टा आता है, क्या कट्टा और भी आता है। और कट्टों के अंदर अगर हम लोग बात करें, डीएपी का कट्टा आता है जी, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए तो यूरिया का कट्टा आ गया, यूरिया का कट्टा आ गया। फास्फोरस की जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर आपूर्ति के लिए आपके यहाँ पर जो है वो डीएपी का कट्टा आता है। डीएपी का कट्टा जो मिलता है, ये भी सब्सिडी पे मिलता है, लगभग 1300 साढ़े 1300 के अंदर ये भी सब्सिडी पर मिलता है। तो डाई अमोनियम फास्फेट ये भी जो है वो आवश्यक होता है, तो इसका भी कट्टा मिलता है। एक के लिए एमओपी का कट्टा आता है, तो एमओपी का कट्टा भी जो है वो दोस्तों मिलता है। अब हमने जो पीएम प्रमाण योजना, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम योजना हमने स्टार्ट की है। सरकार कह रही है रासायनिक खाद स्पेशली यूरिया के उपयोग को कम किया जाए और जैविक और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने कहा कि जिस राज्य को हम यूरिया के लिए पैसा दे रहे हैं ना, अगर वह राज्य उस पैसे को बचाता है, उसके उपयोग में कमी करता है, तो उसे जो सब्सिडी का पैसा बचेगा उसका 50% हिस्सा हम राज्य को जो इनाम के रूप में देंगे। कितना? राज्य को 50% हिस्सा हम इनाम के रूप में देंगे। किसी भी स्टेट को सब्सिडी के लिए जो पैसा दिया गया है और अगर उसके उपयोग में वो कमी करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि यूरिया से डिपेंडेंसी हटाओ, आप जैविक खाद की तरफ जाओ, तो वो पैसा लैप्स नहीं होगा। जैसे कि राजस्थान को 100 रुपये मिला, अब राजस्थान अगर उसका जो है वो दोस्तों जो है वो 100 रुपये में से राजस्थान ने जो 60 ही खर्च करे, तो 60 खर्च करे, 40 रुपये बच गए, तो 40 का 50% मतलब 20 रुपये राजस्थान सरकार को इनाम है, बिना कुछ किए राजस्थान सरकार को इनाम है। और राजस्थान सरकार इस बचे हुए पैसे का उपयोग जो है वो वैकल्पिक खाद और जैविक खेती के लिए करेगी। राजस्थान सरकार इस बचे हुए पैसे का उपयोग वैकल्पिक खाद और इनके लिए करेगी। ठीक है, याद रह जाएगा। चारों कॉन्सेप्ट समझ में आए। पीएम प्रणाम योजना 2023 भी समझ में आया, एनपीके रेशियो भी समझ में आया, एनपीके क्या है, इससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब हम इफ को पढ़ते हैं।
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इफको क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। जैसे आप लोगों ने डेयरी सहकारिता में जो है वो दोस्तों आरसीडीएफ का नाम सुना है, अपने यहाँ राजफेड कॉनफेड का नाम सुना है, वैसे ही इफको जो है वो दोस्तों स्पेशली फार्मर फर्टिलाइजर्स के लिए जो है वो सहकारिता की सबसे बड़ी संस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति है, एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो दोस्तों आपके यहाँ पर काम करती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है इफको, जो कि स्पेशली सहकारिता आधारित फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को जो बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ये आपके जो इफको के जो है वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के जो है वो आपको प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, इफको ये काम करता है। इफको की स्थापना कब हुई? 1967 में इफको की स्थापना हुई, जिस समय 57 के आसपास इसके पास सहकारी समितियां थी और आज 35,000 से ज़्यादा इनके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। इफको की चर्चा हमने करंट अफेयर में भी की थी। दुनिया का सबसे बड़े ब्रांड में अमूल और इफको, जो अमूल 1 नंबर पे था और इफको जो 2 नंबर पे था, मैंने आपको याद करवाया था। अमूल 1 नंबर पर है और जो आपका इफको जो है वो दोस्तों जो है वो 2 नंबर पे है। तो ये या शीर्ष सहकारी संस्था है, हाल ही के अंदर जो विश्व रेटिंग के अंदर भी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी जो गठबंधन की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर भी जो है वो दोस्तों जो है वो अमूल को नंबर 1 और इफको को दुनिया की नंबर 2 जो है वो कोऑपरेटिव संस्था का दर्जा दिया गया। इसके अलावा इफको को इससे पहले इनोवेशन अवार्ड भी मिला है और सारे अवार्ड भी मिले। इफको करती क्या है? जो है इफको खाद का उत्पादन, जो यूरिया, डीएपी, एनपीके जो कॉम्प्लेक्स खाद आती है, मिक्स खाद आती है, उसका उपयोग, उसका जो उत्पादन करती है। नैनो टेक्नोलॉजी के तहत नैनो यूरिया और नैनो डीएपी लिक्विड जो है पेश किया है, जो आने वाले टाइम में काम आएगा। इफको इसके अलावा जो है वो बीमा भी उपलब्ध करवाती है, इफको इसके लिए बीमा के लिए भी काम करती है। तो ये सारे काम जनरली जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इफको को करने होते हैं। ये आज की क्लास में हमने पढ़ा और आज की क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ी वो क्या थी भाई? हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज की क्लास के अंदर यही पढ़ा, एनपीके रेशियो क्या है, एनपीके अनुपात किसे कहते हैं, याद रखें। और ये जो असंतुलन है इसके प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव क्या है। उसके बाद में आप लोगों के लिए नीम कोटेड यूरिया होता क्या है, नीम कोटेड यूरिया होता क्या है, नैनो यूरिया क्या होता है, नैनो यूरिया क्या होता है। उसके साथ साथ पीएम प्रणाम योजना क्या है, और उसके साथ साथ यूरिया गोल्ड क्या होता है, यूरिया गोल्ड क्या होता है, डीएपी खाद क्या होती है, डायमोनियम फॉस्फेट, और उसके साथ साथ इफको क्या है। इन सारे पक्षों पे मैंने चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए सेशन ठीक रहा होगा। अब आपके यहाँ पर एग्जाम में कभी क्वेश्चन इनसे संबंधित आए तो आपको बेसिक पता भी चला, ये भी पता चला एन का यूज़ क्या है, पी का क्या है और के का क्या है, इनके असंतुलन से क्या प्रभाव पड़ता है, मेंस में आपका काम आएगा। उसके साथ साथ आप लोग जो कृषि की समस्याओं के बारे में लिखेंगे तब आपके काम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जब कभी इनका आया तो आप हाथों हाथ बता देंगे। कार्य पढ़, क्योंकि आरपीएससी जिस लेवल पर खेल रही है ना, तो आरपीएससी आपको मतलब आरपीएससी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग आरपीएससी को अच्छे से जानता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको सहयोग कर दूंगा और अच्छे से जानने के अंदर। याद रखना स्पेशली आपके यहाँ पर ये जो यूरिया है आपके यहाँ पर नीम कोटेड, इसका काम क्या है? नीम के लेपन से क्या होता है? एक तो उसकी कीटनाशक की प्रवृत्ति होती है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन रिलीज को धीरे करती है और उसके साथ साथ औद्योगिक उपयोग को रोकती है। नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया एक तो बोरी का काम जो है 500 ml ने कर दिया, उसके साथ साथ इसकी जो है इफेक्टिवनेस ज्यादा है, प्रभावशीलता अच्छी है, 80% तक यूज आता है, पानी में मिलाया छिड़काव किया सीधा का सीधा। यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड के अंदर 17% सल्फर है जी। सल्फर की वजह से जो है वो सल्फर की आपूर्ति तो हो ही रही है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन रिलीज को धीरे कर रहा है, जिससे पौधे को धीरे धीरे पोषण मिल रहा है। डीएपी क्या है? ये डायमोनियम फास्फेट डीएपी खाद का कट्टा होता है जो कि आपके यहाँ फास्फोरस की जो है वो दोस्तों जो है वो पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। इफको क्या है? सहकारिता की शीर्ष संस्था है जो आपके यहाँ दुनिया की 2nd नंबर की जो सहकारी संस्था है। ये आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को क्या चाहिए बताओ? बढ़िया। तो जल्दी आपकी जो है वो पॉलिटी की दोनों किताबें मेरे हिसाब से कल या परसों में आप लोगों को हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। इको स्पेशली इंडियन इको सर्वे और राजस्थान इको सर्वे के लिए 20 तारीख तक रुक जाइए। 20 तारीख तक मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने वाला हूँ। क्लासेस उसी स्पीड से चल रही है और आजकल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हाथों हाथ आपको जो PDF भी मिल रही है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो बढ़िया जो लाभ लीजिए, बढ़िया जो है वो इन किताबों को, इन क्लासेस का भी लाभ लीजिए। इसी तरीके से और कुछ सेशंस होंगे जिनमें आप लोगों को मैं बहुत
सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।